हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक टॉपिक लेंगे अपन और वी विल डिस्कस दैट टॉपिक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो टॉपिक है आज का दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस की फर्स्ट जो नोइंगनेस आप लोगों को आती है दैट कम्स फ्रॉम ओम्स लॉ। इससे पहले पढ़ाया गया कि ओम्स लॉ के अंदर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है तब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, उसे अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। मैं आपको बताऊं, देखो कैसे। मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूं V/I। अब आपको ये लगेगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I है, क्या वाकई फॉर्मूला है? फॉर्मूला वो होता है जिसमें अगर वो बढ़े तो रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए, ये बढ़े तो रेजिस्टेंस को घटना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे या वोल्टेज को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स लेकर आएंगे तो वो 10 ओम का ही रहेगा। आप वोल्टेज चाहे इस पे 100 वोल्ट लगा दे, चाहे 50 वोल्ट लगा दे, कुछ वोल्ट कुछ भी लगा दे। क्यों? क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ जाएगा। आपने वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी डबल हो गया। तो इसके वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज को करंट का इंक्रीज या डिक्रीज कैंसिल कर देता है। ऐसे करंट का इंक्रीज या डिक्रीज वोल्टेज के इंक्रीज और डिक्रीज को कैंसिल कर देता है। तो ओम्स लॉ में जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा R=V/I, दैट इज अ सूडो फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। सूडो मतलब अपने को ऐसा लगता है ये फॉर्मूला है, पर ये है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस न कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है और न करंट पे डिपेंड करता है। तो फिर फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? तो वो अपन समझेंगे थोड़ा, है ना। तो वो इस बात से निकल कर आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो कोई भी वायर है, सपोज दिस इज द वायर, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं अपने पास एक वायर है और ये वायर है। वायर किसी भी मटेरियल का भी है, लेट इट बी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, किसी भी मटेरियल का ये वायर है। और वायर का ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, कई बच्चों को ये पता नहीं होता, ये वाला जो एरिया होता है इसे अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। और ये जो होता है बेटा, दिस इज द, ये जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा। और जो भी इसका मटेरियल है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, वो लेट इट बी, उसका अपने को अभी कोई रोल नहीं है उसका। तो जो रेजिस्टेंस जो होता है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, है ना, वो डिपेंड करता है किन किन पर? सबसे पहले डिपेंड करता है बेटा लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस इज बेसिकली ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर। जब कंडक्टर के अंदर वो मूव करते हैं तो जो कॉलिजन होता है, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से कौन रोक रहा है? दूसरा इलेक्ट्रॉन ही रोक रहा है। ठीक है। तो वो चीज, जैसे एक जार के अंदर अपन खूब सारे केंचुए भर देते तो वो एक केंचुए को ऊपर आने से कौन रोकता है? दूसरा केंचुआ रोकता है। तो वही कहानी है कुछ कुछ। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, मतलब नंबर कॉलिजन्स के कारण होता है। तो जैसे अपन एक माने कि एक क्लास है, मान लो एक 20 बच्चों की क्लास है और एक 60 बच्चों की क्लास है, और मैंने एक छोटा सा दरवाजा छोड़ा उन सारे बच्चों को निकलने के लिए। तो आप बताइए कि 20 बच्चे जब निकलेंगे तब ज्यादा कॉलिजन होगा कि 60 बच्चे निकलेंगे तब ज्यादा कॉलिजन होगा? सीधी सी बात है, 60 बच्चे जब निकलेंगे तो ज्यादा कॉलिजन होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द क्लास इज वेरी हाई। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कि लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। समझ रहे? दूसरी बात जो आती है दैट इज एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। और एरिया का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। आई मीन दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। अब आप इसको भी ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या विजुअलाइज कर सकते हैं? यू कैन विजुअलाइज इट कि जैसे कोई क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है। एक क्लास से बाहर निकलने का दरवाजा बहुत छोटा है और एक क्लास से बाहर निकलने की पूरी दीवार ही है। तो आप सोचेंगे, आप सोच सकते हैं कि वो जो छोटे वाला दरवाजा है उससे जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो कॉलिजन बहुत ज्यादा होगा, और जो बड़े वाला जहां पर पूरी दीवार ही है वहां पर कॉलिजन क्या होंगे? कम। तो मतलब अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा
और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए यहां से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है। ठीक बेटा, ये चीज आती है। तो एक से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया और एक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। ठीक बेटा, तो ये दोनों चीजें अपन देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ और एरिया, तो ये अपन दोनों, तो दो फैक्टर्स अपने सामने आए, बिल्कुल फिजिकली अपने रियलाइज करा। अब तीसरी बात जो आती है बेटा, है ना, वो आता है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। अब इस बात पे तो डिपेंड करता है कि क्लास में जो बच्चे हैं आपके, दे आर ऑफ व्हाट टाइप, वो किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं, समझ रहे हैं, किस नेचर के हैं वो, है ना। हो सकते हैं वो डिसिप्लिन्ड है, हो सकते हैं वो डिसिप्लिन नहीं हो, तो अगर डिसिप्लिन्ड है तो बिल्कुल एक साथ लाइन में निकलेंगे, कॉलिजन कम होंगे, और डिसिप्लिन नहीं है तो उनमें कॉलिजन जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे अपन थोड़ा बहुत अपने को, आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर गुड कंडक्टर्स, मींस दे हैव वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, वेल डिसिप्लिन्ड इलेक्ट्रॉन्स, आप यूं समझ सकते हैं। और आयरन अच्छा कंडक्टर नहीं, कंडक्टर है लेकिन अच्छा नहीं, ठीक है। ऐसी ब्रास वगैरह और भी जो एलॉयज वगैरह, दे आर नॉट एट ऑल गुड कंडक्टर, बट स्टिल दे आर कंडक्टर। तो वही चीज है बेटा। तो नेचर ऑफ मेटल में भी डिपेंड करता है कि आपने वायर किसका लिया, कॉपर का लिया है, एल्यूमिनियम का लिया है, आयरन का लिया है, गोल्ड का लिया है, सिल्वर का लिया है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो उसमें तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, हु विल रिप्रेजेंट, जैसे लेंथ एल को, एरिया को ए, तो ऐसे नेचर ऑफ मटेरियल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए देखो आप इन दोनों फैक्टर्स आपके पास। तो जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए दोनों को कंबाइन करता हूं, तो जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए कांस्टेंट। तो यहां पर एक कांस्टेंट प्रोड्यूस होता है रो, एल बाई ए। इस रो को अपन कहते हैं रो, क्या प्रोनाउंस क्या मैंने बेटा, रो, है ना, रो। इस रो को अपन कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, ये जो रो है ना आपका, दिस रो इज बेसिकली फॉर व्हाट, ये जो रो है ना, रो आपको क्या बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका नेचर ऑफ मटेरियल, कि व्हाट इज नेचर ऑफ मटेरियल। रिप्रेजेंट कैसे करेगा कि भाई जो सिल्वर होगा उसके लिए रो कम होगा। जैसे एक नॉर्मल सा अपन एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं कि जो सिल्वर होगा आपका, सिल्वर Ag, उसके लिए रो सबसे कम होगा। फिर अपन मान सकते हैं गोल्ड के लिए, फिर अपन मान सकते हैं कॉपर के लिए, फिर अपन मान सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का रो ज्यादा है, रो ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। फिर कॉपर का उससे कम है तो कम होगा, तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। एल्यूमिनियम आपका गोल्ड का थोड़ा और कम होगा, सिल्वर का क्या होगा। तो ये जो रो है ना आपका, रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इसकी एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, जहां पर आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर आपको समझ में, जो रेजिस्टेंस जिन पर डिपेंड करता है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर का लेंथ क्या है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वायर किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ कौन बताता है, रो बताता है। ठीक है, एक फैक्टर और नीड्स टू बी डिस्कस्ड हियर, है ना, एंड दैट इज, ऐसे पोज करके स्क्रीन आप लोग पूरा नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, इफ यू डोंट हैव नोट्स एंड ऑल दैट। तो अब जो चौथा फैक्टर है वो है बेटा टेम्परेचर। अब इसको अपन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में यहां नहीं दर्शाते, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, यू विल स्टडी इट ऑन क्लास 12 एंड ऑल दैट। तो टेम्परेचर आप खुद सोचो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं थर्मल वेलोसिटी उनके पास होती है, अगर टेम्परेचर में बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उससे नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो होते हैं आपस में, जो टक्कर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बेशक बढ़ेगा, और अगर घटाओगे तो बेशक घटेगा। अब ये बात अलग है कि कुछ का ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ा कम बढ़ता है, कुछ का कम बढ़ाने पे ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्लास 10। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर का, ये भी स्पेसिफिक है, एक और डिवाइस होता है जिसका कम होता है, कंडक्टर का, क्योंकि अपन कंडक्टर ही पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ये बात है। तो चार फैक्टर, अब आप कहोगे सर टेम्परेचर उस फॉर्मूले में आता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए में,
सर टेम्परेचर कहाँ लिखा, सर टेम्परेचर क्या नीचे लिखे ऊपर लिखे कहाँ लिखे, नहीं बेटा टेम्परेचर को लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, समझ रहे? वहां पर उसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आती है, मतलब टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बढ़ती है, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस भी बढ़ता, तो ये चीजें हैं। तो ऐसे रेजिस्ट, तो ये 4 फैक्टर और भी फैक्टर्स होते हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी और चीजों पे डिपेंड करती है। अब ये बात आ गई, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है? योर वन थिंग नीड्स योर अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, अब नॉर्मली आपके पास रेजिस्टेंस का जब फॉर्मूला आता है, व्हेन यू गेट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, देन यू पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग, एक फीलिंग आ जाती है कि मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से बताऊं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता आर ए बाई ए। अब ये जो फॉर्मूला है ना रेजिस्टिविटी का, ये भी सूडो फॉर्मूला है। सूडो मतलब यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज आप इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, बट it does not gives us the factors on which resistivity depends। इस फॉर्मूले में R है, A है, L है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रेजिस्टिविटी को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती किस पर, रेजिस्टेंस पर। पावर जीरो मतलब डिपेंड नहीं करती एरिया पर और लेंथ पर, इन सब चीजों पे डिपेंड ही नहीं करती वो, इट हैज नो डिपेंडेंस। तो सर फिर वो डिपेंड किस पे करती है? बिल्कुल सही जवाब है। तो बेटा इसका जवाब मैं, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका आपको। हाँ बिल्कुल सही सवाल था, इसका जवाब मैं आपको दे चुका कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो? इसको कोई लेना देना नहीं है एरिया से, रेजिस्टेंस से, एल से, कोई लेना देना। देखो जैसे ध्यान देना, आप सब बच्चे समझना कि अगर मैं एग्जांपल से ये कॉपर का लेता हूं, मान लो इसकी रेजिस्टिविटी है 1, ये कॉपर का बेटा, इट ऑफ Cu, ठीक है? ये कॉपर का है और इसका रेजिस्टेंस है R1। अब मैं ये दूसरा कंडक्टर लेता हूं, लंबाई बढ़ गई, रेजिस्टिविटी 2, रेजिस्टेंस इसका R2 और ये भी कॉपर का। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी रेजिस्टिविटी ρ2 विल बी इक्वल टू ρ1, वो बराबर रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी कंडक्टर कॉपर का था, अब भी कंडक्टर कॉपर का है, तो पहले भी था अब भी है, तो क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, R2 विल बी ग्रेटर देन R1, ठीक है बेटा? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ गई है। लेकिन लेंथ पे क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड करी? नहीं। ऐसे ही आप एरिया के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, और दूसरा कंडक्टर ऐसे, लेंथ सेम है, पतला है, तो रेजिस्टिविटी ρ1, ρ2, रेजिस्टेंस R1, R2, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, तो रेजिस्टिविटी दोनों की बराबर रहेगी, रो ही बराबर रहेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों कॉपर के हैं, तो नेचर ऑफ मटेरियल कॉपर का, आयरन का, तो वो सेम रहेगा। और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा बेटा? R2 कम हो जाएगा, R2 ज्यादा हो जाएगा किससे? R1 से, क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया, ठीक है? सो दिस इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई। अगर मैं फॉर्मूले के टर्म में बात करूं तो मैंने आपको थ्योरेटिकल वे बताया कि कैसे ये फॉर्मूला है, कौन कौन सी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है बेटा? नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू न्यूमेरिकल्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज था इसलिए मैंने बताया, बार बार इस चीज को समझे, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के वेरिएशन को, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा? कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी टॉपिक। शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको बार बार देख के समझ पाए। थैंक यू वेरी मच।